नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास आपके यूपी पुलिस भर्ती 2026 के एग्ज़ाम के लिए है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया यह क्लास किसकी है, तो हिंदी की जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 21 है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो है डेली बेसिस पे 37 प्रश्नों को जो है डिस्कस करते हैं। कितने होते हैं एमसीक्यू प्रश्न? 37 एमसीक्यू प्रश्न होते हैं और उनका जो है हम एक्सप्लेनेशन भी साथ में बताते चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंत में जो है जो हमारे भाई लोग अपना जवाब बताए रहेंगे उनका जो है उनके बारे में भी बताया जाएगा कि वो कितना जो है अपना जवाब बता रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो सही कर पा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अंतर बने रहेंगे और अपनी जो है तैयारी को अच्छे से करते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं, यानी कौन सी जो 4 भाषाएं दी गई हैं इनमें से द्रविड़ भाषा का हिस्सा नहीं है। क्या तमिल नहीं है, मलयालम नहीं है, मराठी नहीं या फिर तेलुगु नहीं है? तो द्रविड़ भाषा क्या होती है? दक्षिण भारत की जो भी जितनी भी भाषाएं होती है दक्षिण भारत की, उनको द्रविड़ भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। और उत्तर भाषा की भाषा उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की जो है उसमें जो है हिंदी मुख्य रूप से खड़ी बोली जाती है और बाकी सभी अनेक सारी भाषाएं हैं, लेकिन मुख्य कौन सी है? हिंदी है, जो सभी जगह तक सामान्यतः बोली जाती हैं। और दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कौन सा जो है वो द्रविड़ भाषा नहीं है? तो द्रविड़ भाषा आपका मराठी नहीं है। मराठी कैसी है? तो मराठी जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा है। कैसी भाषा है मराठी? महाराष्ट्र अपभ्रंश की भाषा, यानी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा है। कैसी भाषा है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की जो है यह भाषा है। अपभ्रंश जो है इसकी भाषा जो है मराठी है। वहीं द्रविड़ में और भाषाओं की बात करें, जैसे आपका कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, उड़िया हो गया, पोंगो हो गया, कोलमी हो गया, मालती हो गया, ये सब कैसी भाषा है? तो द्रविड़ भाषाएं जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो बात करें वर्णों में कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? क्या म है, द है, ग है या फिर स है? तो पंचमाक्षर की बात की जाए तो पंचमाक्षर क्या होते हैं? पंचमाक्षर वे होते हैं जो किसी भी वर्ग के जो है 5वें अक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर होता है। जैसे आपका ड हो गया, य हो गया, न हो गया, ड़ हो गया, म हो गया और ये ट ठ ढ वाला जो ये ढ भी आता है, इसमें य भी आता है। तो ये सब क्या है? आपके पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर में कौन सा है? द है क्या? नहीं। ग है? नहीं। स है? नहीं। तो कौन सा वर्ड है? म जो है आपका एक पंचमाक्षर है। क्या है? पंचमाक्षर है। इसमें जो है क्या होते हैं, इसमें न की ध्वनि भी कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। जब इसको आधार के रूप में लिखा जाता है तो अधिकतर वर्डों की जो ध्वनि है वो आधे न की जो है अनुस्वार के रूप में व्यक्त किया जाता है। म को छोड़कर बाकी सभी के जो हैं, ये जो म है इसको छोड़कर बाकी सभी के जो ध्वनि है वो आधा न की तरह जो है उच्चारित होता है अनुस्वार के रूप में। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है। 2 विस्मयादि बोधक चिन्ह और एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम, एक विस्मयादि बोधक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। इसमें किस चीज का प्रयोग किया गया है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर भी एक जो होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। कहाँ पर? राम राम, जो राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला जो है अपेक्षित वाक्य में क्या होगा? तो इसमें जो होगा यहाँ पर 2 क्या होंगे? यहाँ तो 2 विस्मयादि बोधक और यहाँ पर एक जो है पूर्ण विराम होगा। क्या होगा? पूर्ण विराम होगा। तो 2 विस्मयादि बोधक चिन्ह और एक पूर्ण विराम का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, मात्रागत शुद्धि और अशुद्धि पर विचार करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो है आपके शब्द नहीं दिए गए, तो मान लीजिए हम शब्द दे देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए शब्द, पहला शब्द आपका हो गया जैसे सूची। पहला शब्द क्या हो गया? सूची हो गया। दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द आपको मान दे देते हैं उज्ज्वल। क्या देते हैं? उज्ज्वल। दूसरा शब्द क्या है? उज्ज्वल है। वहीं आपके तीसरे शब्द की बात करें तो यहाँ पर 4 शब्द की बात की गई थी ना, तो तीसरा शब्द आपका हो जाएगा, मान लीजिए तीसरा शब्द क्या दे देते हैं? मनोनीत दे देते हैं।
नीत आपका तीसरा शब्द हो गया, मनोनीत तीसरा हो गया। और चौथे शब्द की बात की जाए तो चौथा शब्द क्या दे दिया आप लोगों को, चौथा शब्द ले लीजिए अनुगृहित। क्या ले ले, अनुगृहित। ये आपके 4 शब्द हो गए। अब इन चारों शब्दों को जो है मात्रा के आधार पर शुद्ध और अशुद्धि के पर विचार करते हुए उत्तरों का जो है सही उत्तर आपको बताना है। तो क्या केवल एक अशुद्ध है, या फिर एक और दोनों, एक और दो जो है दोनों अशुद्ध हैं, या फिर एक, दो और तीन तीनों अशुद्ध हैं, या फिर चारों अशुद्ध हैं। तो मात्रा के आधार पर इनको जो है शुद्ध और अशुद्ध बताना है। तो सूची में जो है, तो मात्रा के आधार पर ये कौन से शुद्ध हैं या फिर अशुद्ध हैं। तो सूची की बात करें तो सूची जो है पूरी तरह से राइट है। एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं तो आपको विजिबल होगा। जो सूची है इसमें पूरी तरह राइट है। वहीं बात करें उज्ज्वल की, तो उज्ज्वल क्या है, उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या सही लिखा गया है फिर गलत लिखा है। तो उज्ज्वल जो है वो पूरी तरह से गलत है। क्या है यहाँ पर आधा ज होगा, क्या होगा, उज्ज्वल में आधा ज होगा। वहीं बात करें मनोनीत की, तो मनोनीत क्या सही है या फिर गलत है। तो मनोनीत जो है वो पूरी तरह से राइट है। क्या है, पूरी तरह से राइट है। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला हमारा अनुगृहित, तो अनुगृहित क्या सही है या फिर गलत है। तो अनुगृहित को जो है ऐसे ही लिखा जाए, ये भी सही है। आपका सूची भी सही है, यानी पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर मान लीजिए कौन सा गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन बदल लीजिए, थोड़ा सा क्या कर लीजिए, केवल ऑप्शन जो है सेकेंड गलत है। कौन सा, यहाँ पर एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसको अलग लिख देते हैं तो आपको पता चले, जिससे ना केवल ऑप्शन सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो है नहीं दिया था तो हमने अपने से प्रश्न बनाया, तो इसको यहाँ पर जो है प्रश्न के हिसाब से जो है ऑप्शन भी रखना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा, केवल एक जो है वो राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि रेखांकित भाग में पदबंध है, यानी रेखांकित कौन से भाग में जो है वो पदबंध है, आपको वो बताना है। यहाँ पर रेखांकित की बात करें तो जैसे आपका देश भर के दलित को हम रेखांकित कर देते हैं, किसको कर देते हैं, देश भर के दलित जो है ये रेखांकित हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि रेखांकित भाग में पदबंध कौन सा है वो आपको बताना है। देश भर के दलित अब जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसमें कौन सा जो है पदबंध है आपको ये बताना है कि देश भर के दलित जो है अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। इस सेंटेंस में जो देश भर के दलित है रेखांकित शब्द है, इसमें क्या क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया पदबंध है। तो आपको पदबंध बना देश भर के दलित, तो देश भर के दलित क्या है, एक संज्ञा पदबंध है। कैसा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे कुछ, कोई, किन्हीं होता है, तो उनका जो है आपको सर्वनाम का करण कारक बहुवचन के रूप में क्या होगा, यानी बहुवचन उनका रूप क्या होगा, किन्हीं को होगा, किन्हीं की होगा, किन्हीं से होगा या फिर किन्हीं का होगा। तो करण कारक में क्या होता है, किसी साधन के द्वारा होता है। क्या होता है, करण कारक में किसी साधन या किसी के कारण होता है। तो यहाँ पर साधन की बात तभी होगी जब किन्हीं से होगा। क्या, किन्हीं से या किन्हीं किसी के, किसी यहाँ पर को है ना, किसी को नहीं, किसी के द्वारा जब होता है तो करण कारक का मतलब जिसके द्वारा किया जाए, कर्ता ने कर्म को करण से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी सभी आपके गलत हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। ये सब जो है किस गुणवाचक के हैं प्रकार है। क्या आकार बोधक के हैं, गंध बोधक के हैं, गुण बोधक के हैं या फिर दोष बोधक हैं। तो ये सब जो है किस गुणवाचक के विशेषण के जो है प्रकार है। तो अच्छा क्या है, यह गुण को बता रहा है, किस किस चीज को बता रहा है, गुणवाचक विशेषण में जो है ये किसके बता रहा है। तो ये जो है गुणवाचक विशेषण में जो है हमारे अच्छा क्या है, उसका एक गुण है, यानी उसकी क्या है, एक प्रकृति है। दानी क्या है, उसकी प्रकृति यानी उसका गुण है। न्यायी होना भी क्या है, उसकी प्रकृति है। और कृपालु होना भी क्या है, उसकी प्रकृति यानी गुण है। तो इसमें आकार का कोई बोध नहीं। आकार का मतलब जैसे चौकोर हो गया, त्रिकोणा हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, ये सब क्या है, आकार बोधक है। वहीं गंध बोधक में जैसे सुगंधित है, बहुत ही वह पेय पदार्थ बहुत सुगंधित है, तो
दुर्गंधित क्या हो गया, गंधबोधक हो गया। बहुत ही जैसे बेकार महक रहा है तो वो क्या हो गया, गंधबोधक हो गया। दोषबोधक के मतलब वो बेईमान है तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, दोषबोधक। लेकिन यहाँ पर गुणबोधक यानी उसके गुण की बात की जाए तो यहाँ पर गुणवाचक में क्या हो जाएगा, गुणबोधक गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। वही बात करें विशेषण जो होते हैं मुख्यतः 7 इसके भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कोई कर्म न हो। अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई कार्य जो है नहीं होता है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, सोहन रोटी जो है खिला रहा है। तो इसमें क्या खिला रहा है, तो रोटी को खिला रहा है, यहाँ पर भी कर्म है। क्या लिख रहा है, तो निबंध को लिख रहा है, यहाँ पर भी कर्म है। क्या पिसवा रहा है, तो गेहूं को पिसवा रहा है। इन तीनों में क्या है, सकर्मक क्रिया है, यानी यहाँ पर कर्म उपस्थित। जबकि पानी बरस रहा है तो जो है पानी, यहाँ पर क्या बरस रहा है, तो जो पानी बरस रहा है ना, तो पानी क्या बरस रहा है, यहाँ पर कुछ बताया जा सकता है नहीं, तो क्या हो जाएगा, यह अकर्मक क्रिया का यहाँ पर उपयोग हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि काहे को परेशान हो रहे हो, ये जो सेंटेंस है इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। रीतिवाचक है, कालवाचक है, परिणामवाचक है या फिर स्थानवाचक है। तो काहे को यानी किसके लिए जो परेशान हो, जैसे किसको या कैसे जो है कैसे परेशान हो, यहाँ पर जो है देहाती भाषा में बताया गया है कि काहे को परेशान हो। तो यहाँ पर जैसे कैसे परेशान हो, तो यहाँ पर कैसे परेशान हो यानी काहे को परेशान हो, तो यहाँ पर रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। काहे को यहाँ पर काल क्या समय की बात की जा रही नहीं, क्या परिणाम यानी कोई मात्रा की बात हो रही है, क्या स्थान की बात हो रही नहीं। यहाँ पर काहे यानी किस कारण परेशान हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन जो है सही नहीं, यानी इसमें से लिंग परिवर्तन इनमें से कौन सा भेद नहीं सही है। नायक का नायिका होगा, सेवक का सेविका होगा, अनुज का अनुजा होगा, संचालक का संचारिका होगा। तो इनमें से कौन सा लिंग परिवर्तन जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो नायक क्या होता है, नायिका होता है, यह भी पूरी तरह से क्या है, राइट है। एक सेकेंड, इसको हमने गोले कर दिया। तो नायक का नायिका क्या है, राइट है। सेवक का सेविका ये भी राइट है। आपका अनुज का अनुजा की बात करें तो अनुज क्या होता है, छोटा भाई, अनुजा यानी छोटी बहन हो जाएगा। वही बात करें संचालक यानी जो है उसको क्या होता है, संचालक। संचालक यानी जो गाड़ी चलाते हैं उनको, यानी किसी चीज का संचालन करने में क्या है, संचालक होते हैं। संचारिका नहीं होगा, क्या होगा, संचालिका होगा। क्या होगा, संचालिका। इसका जो हो जाएगा वो विलोम शब्द या लिंग परिवर्तन जो है, सॉरी संचालिका होगा ना, हम भी संचारिका ही लिख रहे हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ, संचालिका होगा ना, संचालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संचालक का संचालिका जो हो जाएगा उसका लिंग परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट होगा प्रश्न के अनुसार। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दुनिया को नई राह दिखाता है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाना, यानी इस वाक्य में कौन सा काल है उसको आपको पहचानना है कि दुनिया को नई राह दिखाता है। क्या सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है, पूर्व वर्तमान काल है या फिर सामान्य भविष्य काल है। तो दुनिया को नई राह जो है दिखाता है, इसमें काल का बात की जाए तो इसमें कौन से काल का प्रयोग हुआ, तो इसमें जो है सामान्य वर्तमान काल जो है वो प्रयोग हुआ, क्योंकि दिखाता ताते ती के साथ है हु आता है तो क्या होता है, सामान्य वर्तमान। अपूर्ण भूतकाल में जैसे रहा है, रहा था, रहा थी, ये सब शब्द आते हैं तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। पूर्ण वर्तमान काल की बात करें जैसे चुका है, चुकी है, ये सब होते हैं। सामान्य भविष्य काल में जैसे होगी, होगा, ये सब शब्द होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ता है, ती है के साथ क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया। जो जिलाधिकारी है इसने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, तो इसमें कौन सा वाच्य है, तो किसने, जिलाधिकारी ने, कर्ता ने जो है, कर्ता ने सभी को क्या है उपस्थित रहने का जो है निर्देश दिया। तो इसमें कौन कार्य मुख्य कर रहा है, तो कर्ता के द्वारा, यानी जिलाधिकारी के द्वारा ही निर्देश दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसके द्वारा जो है कार्य को किया जाता है वह सेंटेंस वैसा ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या कर्मवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, कर्म और कर्ते दोनों होगा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिलाधिकारी ने यानी कर्ता ने ही काम किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य होगा। जब जैसे कर्म की बात, जैसे वहाँ पर जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है वहाँ पर भाववाच्य हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो,
कौन सा कारक है, यानी इसमें कौन सा कारक आपका बताया गया है। अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है या फिर संबोधन कारक है। तो भाइयों और बहनों, यानी किसी से क्या किया जा रहा है, तो संबोधित किया जा रहा है। नोट के लिए किसी को वोट मत दो, या संबोधित करते हुए कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भाइयों और बहनों में क्या है, संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पर संबोधन कारक जो है इसका प्रयोग हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, बताना है इसमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द का नहीं है। क्या जोगी नहीं है, जटा नहीं है, यम नहीं या फिर यौवन नहीं है। तो इसमें से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा नहीं, आपको ये बताना है। तो आपका जोगी जो होता है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। कैसा है, ये तद्भव शब्द है। जोगी क्या है, एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द जो है योगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द योगी जो हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा। जटा की बात करें तो जटा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, सॉरी जटा का तद्भव शब्द पूछा गया, तो जटा का तद्भव का शब्द क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जड़ जो है जटा का तद्भव शब्द हो जाएगा। वहीं यम की बात करें तो क्या हो जाएगा, जम जो हो जाएगा इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। और यौवन की बात करें तो यौवन जो है इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, जोगी एक तद्भव शब्द था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस विकल्प में अति उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, यानी अति उपसर्ग जो है उसका उपयोग क्या अतिथि में नहीं है, अत्यधिक में नहीं है, अत्यंत में नहीं है, फिर अतिरिक्त में नहीं किया गया। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अति का उपयोग नहीं है, तो जब अतिथि को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ प्लस तिथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ प्लस तिथि। क्या हो जाएगा, अ प्लस तिथि हो जाएगा। उसी प्रकार अत्यधिक को अलग करेंगे तो अति प्लस अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अत्यधिक का हो जाएगा। किसका, अत्यधिक का। और अत्यंत की बात करेंगे तो अति प्लस अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस अंत जो हो जाएगा इसका जो है इसका विभेदन करेंगे तो हो जाएगा। उसी पर अतिरिक्त की बात करेंगे तो अति प्लस रिक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस रिक्त हो जाएगा। तो किसमें जो है अति उपसर्ग नहीं आया, तो जो है पहले वाले में ही उपसर्ग आया, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है, वो बताना है। क्या कड़वा का अकड़वा हो जाएगा, जटिल का सरल हो जाएगा, तीव्र का मंद हो जाएगा, परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा। तो असंगत युग कौन सा है, तो कड़वा का जो है अकड़वा, ये जो है कड़वा कोई चीज़ है उसका अकड़वा होगा, ये राइट है। वही बात करें जटिल का सरल, ये भी राइट है। तीव्र का मंद, तो ये मंद यहाँ पर मंद है, तो ये भी तो सही है, ये भी तो सही है। परतंत्र की बात करें तो स्वतंत्र है, तीव्र का मंद है। तो इसमें से क्या है, चारों राइट हैं, यानी आपके ऑप्शन नंबर चारों जो हैं वो पूरी तरह से राइट हैं। इसमें क्या है, चारों सही हैं। यहाँ पर लिख लो जो है चारों ऑप्शन, चारों जो हैं, एक सेकेंड, पीडीएफ में आप लोगों को जब मिलेगा तो कैसे जानेंगे, तो चारों सही हैं। क्या है, सही है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं, यानी जो लक्ष्मी है इनका पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। क्या भारती नहीं है, चंचला नहीं है, अमला नहीं है, फिर इंदिरा नहीं है। तो लक्ष्मी की पर्यायवाची की बात की जाए तो जो भारती है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है, माँ सरस्वती का जो है पर्यायवाची है। किसका है, माँ सरस्वती जो है इनका पर्यायवाची है। सरस्वती का जो है वो पर्यायवाची है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इनकी और पर्यायवाची में बात करें तो शारदा हो गया, बागेश्वरी हो गया, ज्ञानदा हो गया, वाग्देवी हो गया, हंसवाहिनी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं। चंचला, अमला और इंदिरा की बात करें तो ये किसके हैं, माँ लक्ष्मी के जो है वो पर्यायवाची हैं। इनके और पर्यायवाची में बात करें तो जैसे हरिप्रिया हो गया, ये भी किसका है, ये माँ लक्ष्मी की ही पर्यायवाची है, सॉरी लक्ष्मी का ही पर्यायवाची है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अशक्त का अर्थ क्या होता है। जो अशक्त शब्द है इसका अर्थ की बात करें, जहाँ अशक्त यानी जो बड़ा सा होता है यहाँ पर क्या होता है, शक्तिहीन होता है। तो अशक्त की बात करें तो यहाँ पर इसका रूप, इसका जो है सही अर्थ क्या होगा। क्या हानि होगा, विरक्त होगा, प्रभावशाली होगा, फिर दुष्प्रभाव होगा। ऐसे नहीं समसुम भिन्ना, यानी देखने में तो एक जैसे इनकी आवाज़ क्या होती है, सशक्त ये भी और सशक्त ये भी पढ़ेंगे, लेकिन इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर इस सशक्त अर्थ क्या होगा, शक्तिहीन होगा, तो इस सशक्त को
अर्थ पूछा है। तो अशक्त की बात करें, सॉरी अशक्त है ना, अशक्त का अर्थ क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। क्या हो जाता है, विरक्त जो है इसका अर्थ होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसके बिना कार्य न चल सके इसके लिए एक शब्द जो है अत्यावश्यक है, अपरिहार्य है, आवश्यक है या फिर अपेक्षित है। तो जिसके बिना कार्य नहीं चल सकता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको अपरिहार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिहार्य जो है जिसके बिना कार्य न चल सके उसके लिए प्रयोग होता है। अत्यावश्यक की बात करें तो जो अति आवश्यक यानी जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो संग्रहालय है इसका सही संधि विच्छेद आपका क्या सम प्लस ग्रह प्लस आलय होगा, समग्रह प्लस आलय होगा, शतग्रह प्लस आलय होगा, फिर शतग्रह प्लस आलय होगा। तो संग्रहालय का सही संधि विच्छेद आपका समग्रह प्लस आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समग्रह प्लस आलय हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा इन निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, यानी द्विगु समास का कौन सा इसमें उदाहरण आपको वो बताना है। इनमें से कौन सा जो है जुड़े में द्विगु समास है। क्या भला बुरा है, पसेरी है, नवयुग है या फिर बखूबी है। तो द्विगु समास में क्या होता है, जो संज्ञा शब्दों को जैसे किसमें द्विगु में क्या होती है, संख्यावाचक होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें संख्याओं की अधिकतर बात की जाती है। तो पसेरी में क्या है, ये आपके नाप तौल की बात की गई। 5 सेरी क्या होता है, पसेरी का 5 सेरी। 5 सेरी मतलब यहाँ पर संख्या आई है तो 5 सेरी कैसा हो गया, ये आपका द्विगु समास हो गया। भला बुरा की बात करें तो भला और बुरा जब विपरीतार्थक हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व जो समास है वहाँ पर हो जाता है। नव युवक, नया है ये जो युवक, यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है। बखूबी की में क्या है, तो अव्ययी भाव समास है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, यानी वाक्य और उसके जो है ये भेद है या फिर नहीं, इसमें से कौन सा जो है जोड़ा गलत है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य है। तो बच्चे ने नाश्ता किया, नाश्ता करके विद्यालय जो है गए, बच्चे जो है नाश्ता करके विद्यालय गए, ये सरल वाक्य है, पूरी तरह से राइट है। वही बात करें आपका जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, इसमें क्या होता है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित जहाँ पर वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, यह पूरी तरह से राइट है। और जब दो वाक्यों को किसी जो है संयोजक के द्वारा जोड़ा जाता है वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो नेता ने भाषण दिया और चला गया, तो और के द्वारा क्या है, दो वाक्य जोड़े गए तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य। जबकि आपका लक्ष्मी और सोफिया आ गई तो यहाँ पर जो है संयुक्त वाक्य होगा, न कि सरल वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य है, वो कौन सा है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध है, आपको वो बताना है। तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, तो उसने अपने प्राण की नहीं होता, तो प्राणों की होता है। क्या होता है, प्राण की जगह पर क्या होगा, प्राणों की बाजी लगा दी, इस शब्द का जो है वो प्रयोग होगा कि उसने अपने प्राणों की जो है वो बाजी लगा दी। राम सीता और लक्ष्मण बन गए, ये भी राइट है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही है पूरी तरह से। आपकी महत्ता से सभी लोग जो हैं परिचित है, ये भी पूरी तरह से राइट है। तो इनमें से कौन सा जो है, तो इसमें से कौन सा जो है अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये जो है अशुद्ध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, आपको रिक्त स्थान है इसको भरना है। भारतीय खाली स्थान में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौदा और रंगोली बनाए जाने की खाली स्थान रही थी। यहाँ पर क्या होगा, तो आपका क्या भरा जाएगा, मानसिकता और अभिमान भरा जाएगा, संस्कृति और परंपरा भरा जाएगा, त्योहार और सिद्धांत भरा जाएगा, देश और कोशिश भरी जाएगा। तो भारतीय मानसिकता में रोशनी के महापर्व दीपावली में
घरौदा और रंगोली बनाए जाने की अभिमान है, तो ये तो अभिमान तो रहेगा नहीं, अभिमान रही है, ये तो नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में रोशनी के महापर्व दीपावली में घरौदा और रंगोली बनाए जाने की परंपरा, ये पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उचित क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कर सही विकल्प को चुनना है। गृहस्थ जीवन जो है गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतार है किनारे तक पहुंचाती है। तो इसमें आपका बाकी सेंटेंस ही नहीं दिया गया है, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो इसमें सेंटेंस की बात की जाए तो गृहिणी गृहस्थ अवस्था में जीवन रूपी नौका का पतवार है, ये तो पहला सेंटेंस है। तो इस प्रश्न को हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। इस प्रश्न के लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जो है बाकी जो है विकल्प या अलावा जो है उसने टाइप नहीं किया है, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी ... चली आ रही फेन उगलती पंक्ति में कौन सा रस है। क्या वीर रस है, भयानक रस है, रौद्र रस है या फिर अद्भुत रस है। तो उधर गरजती सिंधु लहरियाँ यानी क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा की बात है कि सिंधु की लहरें जो हैं उधर गरज रही हैं कुटिल काल के जालों से, यानी कुटिल काल की जो जाल है यानी भयानक रूप दिखाते हुए चली आ रही फेन उगलती, और फेन को उगलती हुए वो चली आ रही हैं। तो इसमें किस चीज़ की बात बताई गई, तो इसमें जो है पूरी तरह से किसी को भयभीत करते हुए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भयानक रस जो है हो जाएगा, कि इसमें भय की जो है बात की जा रही है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जीहि समीरथ सीधी होड़ गगन नायक करी वर बदन, यानी ये आपका जो है पंक्ति है, हम यहाँ पर भूल गए थे। जीहि समीरत सीधी होड़ गणनायक करिवर बदन, ये जो उपयुक्त पंक्तियों में आपका कौन सा छंद है आपको बताना है। तो जीहि सुमिरत सीधी होई, यहाँ पर होई होगा यार, होड़ नहीं होगा, होई होगा। होई गणनायक करिवर बदन, इसमें आपका जो है कौन सा जो है छंद है, क्या दोहा है, सोरठा है, बैरवा है या फिर रोला है। तो इसमें आपको वर्डों की गणना करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि कौन सा छंद है। आपके अगर दोहा की बात की जाए तो दोहा में कितनी मात्राएं होती है, तो दोहा में बात की जाए तो 13 और 11 मात्राएं होते हैं। सोरठा में बात करें तो वहीं पर 11 और 13 मात्राएं होती है। बारवा में बात करें, बरवे में तो 12 मात्राएं होती हैं। तो हम पहले मात्राओं को गिन लेते हैं। तो जी ही क्या है, 1 1 2, 1 1 2 हो गया। सुमिरन होगा, समरत नहीं होगा बार, सुमिरत होगा, सुमिरत। तो क्या हो जाएगा, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 1 6, 6 1 7, 8 8 2 10 1 11। तो 11 पहले में आ गया। तो 11 किस में होता है, सोरठा में होता है ना। तो 11 में क्या होता है, 11 और 13 किस में होता है, सोरठा में होता है। इसको भी गिन लेते हैं, गणनायक। तो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। तो 11 और 13 किस में मात्राएं होती हैं, सोरठा में। तो इसमें कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर जानई सो काफिर बे पीर, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार की बात की जाए तो कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है, क्या श्लेष है, रूपक है, पुनरुक्ति है या फिर यमक है। तो यहाँ पर पीर शब्द जो है बार बार आया है और सभी पीर का जो है अलग अर्थ हो जाएगा। कबीरा सोई पीर से यानी सज्जन व्यक्ति होगा, यहाँ पर पीर क्या हो जाएगा, सज्जन व्यक्ति होगा। जे जाने पर पीर, जो यानी दूसरों का पीर यानी यहाँ पर पीड़ा हो जाएगा। तो जब 2 बार आए और दूसरों का अर्थ अलग अलग हो जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगा, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का मतलब हो जाएगा जिस कार्य के उद्देश्य से आए थे उसको छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना क्या होता है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हे हरि मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने
कोय, यानी हे हरि मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, मेरा कोई दर्द नहीं जानता। उपयुक्त पंक्ति जो है किसकी है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीरा या फिर रसखान। तो ये जो है पंक्ति की बात की जाए तो ये मीरा जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? मीरा की पंक्ति है। पायो मैं तो प्रेम रतन धन पायो, ये भी किसकी पंक्ति थी? तो ये भी मीरा जी की ही पंक्ति थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका रचना जो है इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रानंद पंथ जी हैं। अनामिका रचना की रचनाकार की बात की जाए तो अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद की बात जैसे प्रेम प्रतीक हो गया, महादेवी वर्मा सांध्य गीत हो गया, सुमित्रानंद पंथ में युगांत हो गया, गुंजन हो गया, ये सब किसके हैं? सुमित्रानंद पंथ की रचनाएं हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रचनाकारों की उनकी रचना के साथ सुमेलित करना है। नागमती वियोग, ब्रह्मा राक्षस, झूठा सच और असाध्य वीणा, ये किसकी रचनाएं? यहाँ पर जो है उनके रचनाकारों का नाम नहीं दिया तो आप लोग रचनाकारों का ही नाम बता दीजिए। तो नागमती की वियोग की बात की जाए तो नागमती वियोग जो है वो किसकी रचना है? तो ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी की है। यहाँ पर लिख देते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा, किसका? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। वहीं बात करें आपका ब्रह्मा राक्षस की, तो ब्रह्मा राक्षस किसकी रचना है? तो एक सेकंड कलर थोड़ा सा चेंज कर दे जिससे आप लोगों को अच्छे से विजुअल रहे। तो कौन सा? ब्रह्मा राक्षस। तो ब्रह्मा राक्षस की बात की जाए तो ये मुक्ति बोध की रचना है। किसकी रचना है? मुक्ति बोध की रचना है। किसकी रचना है? ब्रह्मा राक्षस मुक्ति बोध की है। वहीं आपका झूठा सच की बात करें तो झूठा सच जो है यशपाल की है। किसकी रचना है? यशपाल की है। किसकी रचना है? झूठा सच यशपाल की है। और सांध्य वीणा जी की बात की जाए तो सांध्य वीणा किसकी रचना है? सांध्य वीणा आपकी अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गद्यांश पर है कि कैसी मित्र जो है विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं, यानी कैसे मित्र जो होते हैं विष से सरे भरे जो है घट के समान होते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश है, इसी में जो है इसका प्रश्न है, पूरा गद्यांश नहीं लिखा है कि जैसे सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है ऐसे ही मित्र समान जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष वमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले और विष के भरे घट के समान त्याज्य हैं। कैसे मित्र? जो मुख पर जो है मीठा बोलते हैं और पीछे जो है विष करते हैं, विष यानी विष बोलते हैं। तो जो मित्र सिर्फ अप्रिय वचन बोलते हैं उनको नहीं, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष वमन करते हैं, जो सिर्फ चुप रहते हैं, जो सिर्फ सच बोलते हैं। तो किसको त्याग करने की बात की गई? जो सामने प्रिय बोलते हैं और पीछे जो है विष वमन करते हैं, इनको जो है त्यागने की बात जो है गद्यांश में की गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विष वमन शब्द में जो है कौन सा जो है समास है? विष वमन में समास की बात करें तो विष वमन जो है शब्द में क्या द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर तत्पुरुष समास है? तो विष वमन जो है इस शब्द का जो है बात की जाए तो विष को धारण करने वाला, ऐसे मित्र जो है यहाँ पर विष वमन का मतलब हो जाएगा विष को धारण करने वाला। तो विष को धारण करने वाला मतलब कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? पातक का विलोम क्या पूर्ण होगा, उपकार होगा, अपराध होगा, फिर पाप होगा? तो पातक जो शब्द है इसका विलोम शब्द की बात की जाए तो इसका जो है पूर्ण जो है विलोम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए खाली स्थान सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। तो मित्रता को जो है स्थिर और दृढ़ रखने के लिए क्या आवश्यक है? क्या? उधार लेना और उधार देना है, समय पर सहायता न करना या फिर सहिष्णुता और उदारता या फिर बुराई करना और गुणों को छुपाना है। तो सच्ची मित्रता जितना बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व में आपके सहिष्णुता और उदारता है। क्या है? सहिष्णुता और उदारता जो है इसको दृढ़ और स्थिर बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस कारण से मित्रता में
दरार पैदा होने का भय बना रहता है। किस कारण से? तो क्या दोष दर्शन, एक दूसरे की छींटाकशी से, स्पष्ट और सीधी बात कहने से, असहयोग करने से या फिर झूठी प्रशंसा करने से। किस कारण से जो है मित्रता में जो है दरार पैदा होती है? तो दोष दर्शन और झूठा छींटाकशी जो है एक दूसरे पर करने से जो है इसमें दरार पैदा होने की जो है संभावना बनी रहती है। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो अपने इस जो है अपने दोस्तों को इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर करिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। तो आज के लिए होमवर्क में बात करें तो आज का आपका होमवर्क क्या है? तो आज के आपके होमवर्क में हम बता दें कि आपको जो है 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए, आप तो एक बताना है, ये बताना है कितने आपके जो है वो प्रश्न सही हुए हैं, और एक आपको और प्रश्न देते हैं उसका आपको उत्तर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना का कम से कम नाम जो है लिखना होगा। किसकी रचना का नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी रचना का नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कम से कम एक रचना का नाम तो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल जितने लोग हमें बताए रहेंगे कितने प्रश्न कितने सही हुए और जो है कौन से जो है कौन कौन लोग जो है निराला जी की रचनाओं को बताए हैं, उनका जो है हम लोग लास्ट स्लाइड में उन लोगों को बताएंगे कि ये लोग हमारे भाई जो हैं उनके इतने प्रश्न सही हुए हैं और ये जो है इनकी रचनाएं निराला जी की बताए हैं। इसी के साथ यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे अपनी जो है तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।